गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अजीत। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ DYS भी मैंने आपको दिया था और मैंने आपसे बोला था कि आप DYS को सॉल्व करिए और DYS के जो सॉल्यूशन हैं वो आप हमको मैसेज में इनबॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के नाम भी डिस्कस कर सकूं, ठीक है। लेकिन अभी तक तो मेरे को किसी का सॉल्यूशन नहीं मिला है जब तक मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं किसी का नेम नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में आपको भेजेंगे तो मैं आपका 100% मैंने आपसे बोला, उसकी मैंने कंडीशन भी लगा रखी है सॉरी, कि अगर 4 या 4 से ज़्यादा आपके करेक्ट होते हैं 5 क्वेश्चंस में तो मैं आपका नेम ज़रूर अपने यहाँ चैनल के थ्रू आपको बोलूँगा, ठीक है, ताकि उससे कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए, और आप कोई वीडियो को देखें और देखने के बाद DYS को ज़रूर सॉल्व करेंगे। देखिए, मैथ में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, जो आप वीडियो देखते भी हैं उसको देखने उससे रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपका सैम्पल पेपर है, देखिए कि उस टाइप का क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें। केवल और केवल वीडियो देखने से आप TGT या PGT की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। चाहे आप मेरा वीडियो देखें या किसी भी यूट्यूबर्स का वीडियो देखिए, ठीक है, केवल देखने मात्र से आप अपने सिलेक्शंस को फाइनल राउंड तक नहीं पहुंचा सकते, मीन्स आप फाइनल सेलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, आपको लगेगा जरूर कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, आप वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूस, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है जैसे हिंदी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, उसमें हो सकता है देखने से काम चल जाता हो, लेकिन मैथ्स में क्योंकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन आना भी चाहिए, स्पीड भी आपको मेंटेन करनी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि जो TGT PGT प्रिपरेशन करते हैं, अगर उनको पेपर दे दिया जाए, ख़ास तौर से TGT की अगर बात करें, PGT में मान सकते हैं थोड़ा सा, TGT जो नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं वो TGT के पेपर को अगर उनको 2 घंटे की जगह अगर 3 घंटे टाइम दिया जाए तो वो 99% पेपर को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको क्या होता है कि आपको 2 आवर का टाइम होता है और 2 आवर के टाइम में आपको सारे प्रोसेस को मेंटेन करते हुए विद इन टाइम आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उसके लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और वो कैसे हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। मेरे पास तो इसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, और किसी का हो तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए, और इतना मुझे भी एक्सपीरियंस है कि आप प्रैक्टिस करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस दिला सकती है और कुछ नहीं। चलिए टॉपिक पाते हैं। आपकी आंसर की DYS की आपकी आंसर की है, ये आपका DYS 3rd है, ठीक है, DYS 3rd है, और इसकी आंसर की आप मैच कर सकते हैं। फर्स्ट का D है, सेकंड का B है, थर्ड का B है, फोर्थ का B है एंड फिफ्थ का C है, ठीक है। और अगर कोई अब इसके बाद अगर आप आंसर भेजेंगे तो वो मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैंने बोला है कि वीडियो जब मैं बनाता हूँ मैं चेक कर लेता हूँ, अगर किसी का आंसर आया तो मैं अभी मॉर्निंग में ही देखा किसी का नहीं आंसर था, इसलिए मैंने किसी के नेम नहीं लिए। अब आप अगर इसका भेजेंगे तो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। जो मैं अभी लेक्चर 4 ले रहा हूँ, इसकी जो DYS होगी, इसको आप जब सॉल्व करके भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो भी वीडियो देखते हैं, मुझे मालूम है कई लोग वीडियो देखते हैं क्योंकि वो कमेंट करते हैं और वो थैंक्स बोलते हैं, तो उस थैंक्स से बेटर है कि आप मुझे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भेजें, ठीक है। हो सकता है आपको मेहनत ख़राब लग रही हो, बट आप जो थैंक्स बोलते हैं वो भी एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके आंसर भेजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये आपका TGT का क्वेश्चन है, ठीक है, TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। और टिग्नोमेट्री का मैंने आपसे कई बार बोला कि आपका फेवरेट टॉपिक है टिग्नोमेट्री, तो आप इसको सेल्फ सॉल्व करें तो बेटर है, ठीक है। चलिए आप इसको सेल्फ सॉल्व करिए। TGT आपका पूछा गया है कि इफ़ A + B = π/4 देन द वैल्यू ऑफ 1 + 10A × 1 + 10B विल बी, और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। एक इससे प्रीवियस वीडियो को भी आप देखेंगे तो वहाँ भी मैंने आपको टिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन कहे थे उसमें भी टेक्निक बताई। टिग्नोमेट्री में आप डायरेक्ट करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आप थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करिए। जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे आप लोग सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या गिवन है, A + B = π/4, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप इसमें सीधे वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आई होप थोड़ा सा आपको लग देगी, बस आप अपना लॉजिक लगाइए, इसमें लॉजिक लगाइए कि आपको जो 2 एंगल्स हैं A + B, उसका सम आपको π/4 गिवन है। इट मीन्स ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ऐसे 2 एंगल सपोज कर लीजिए जिसका सम क्या होता है π/4, π/4 का मीन्स 45। आप A और B की ऐसी वैल्यू एंगल में सपोज कर लीजिए जिसका सम 45 हो, और वो वैल्यू आप इसमें पुट कर दिए, आपका 100% आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम लोग इसमें 45 करना। अब जैसे 45 में आप देखेंगे अगर यहीं पे 60 होता तो 60 में या 75 होता तो उसमें हम 45 + 30 सपोज कर सकते हैं। अब 45 में आप 22.5 एंड 22.5 सपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसे एंगल सपोज करेंगे जिसकी वैल्यू आपको ईजी आपको माइंड में रहती है, जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो आपको देखिए हम लोग ये करते हैं, A = क्या सपोज कर लेते हैं 0 और B = क्या सपोज कर सकते हैं 45। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, आप A = कर लीजिए 45 और B = 0 कर लीजिए, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 45 आना चाहिए। अब देखिए फटाफट आप इसमें लगा दीजिए, कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 1 + 10A यानी 10 0, 1 + 10 45, 1 + 10 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। 1 + 10 45 1, ये 1 × 2 = कितना आ गया 2, ऑप्शन डी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं आपके पास जो भी जिसका भी सॉल्यूशन है आपका, मैं डेट लिख दी इसलिए आप देखिएगा उसमें सॉल्यूशन आपको 100% जैसे शिल्पी का भी आता है और घटना चक्र का भी आता है, कई सारे सॉल्व आते हैं आप, ठीक है। आपके पास होना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर का स्टैंडर्ड आपको मालूम होना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कम से कम एक आपको सॉल्व पेपर होना चाहिए। तो मोस्टली पहले शिल्पी के आते थे, अब घटना चक्र और युद्ध वर्ग काफ़ी कुछ आने लगा। आपके पास जो अवेलेबल देख लीजिए, उसके सोल्यूशन आप देखेंगे तो उन्होंने इसको पूरा लॉन्ग सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इतना अगर देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस ट्रिक ही सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जिसमें पॉसिबिलिटी है उसको आपको ट्रिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम कम किल हो, ठीक है। देखिए कितना आसानी से फटाफट हो जाएगा, और वैसे लॉन्ग पैटर्न से तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो PGT 2011 में पूछा गया है, ठीक है। PGT 2011 का क्वेश्चन है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 13, 14, 15, मीन्स एक आपको ट्रायंगल गिवन है, उसकी साइड्स जो है वो 13, 14, 15 सेंटीमीटर है, देन द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल गिवन, उसकी साइड 13, 14, 15 है, यानी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसके अंदर जो आपने क्या बनाया है, एक सर्किल बनाया है, उस सर्किल की आपको रेडियस फाइंड करनी। तो वो इसलिए उन्होंने बोला कि फाइंड इट्स इन सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो उसके अंदर इन सर्कल बनेगा उसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो ये आपको मालूम होगा कि रेडियस ऑफ इन सर्कल जो होती है वो स्मॉल r होती है। स्मॉल r का फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे, डेल्टा/s, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप सर्किल बनाएंगे तो उसको बोलेंगे इन सर्किल, और इन सर्किल की जो रेडियस होगी तो वो आपको फाइंड करनी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। स्मॉल r का फॉर्मूला होता है डेल्टा/s, और यहाँ पर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और s क्या होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए s फाइंड करना, s आएगा आपका a + b + c/2, और a b c क्या होती है ट्रायंगल की साइड, तो 13 + 14 + 15/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 14, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 13, 14, 15 का /2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14। s की वैल्यू आ गई। आपको निकालना एरिया यानी डेल्टा, डेल्टा = क्या हो जाएगा √s, s - a, s - b और s - c। तो इसकी वैल्यू आपकी 14 × 14 - 13 एक बार जरा रीचेक कर लीजिए, शायद 14 नहीं आ रही है इसकी वैल्यू, क्योंकि 14 में तो 0 रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो 29, अब देखो 5 + 4 9, 9 एंड 3 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा तो 42, अच्छा सॉरी 21 आ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 21, मैं इसको 14 लिख दिया, 21 आएगी। एस की वैल्यू क्या आएगी 21, तो 21 × 21 - a की वैल्यू करेंगे 13, 21 - 14 और 21 - 15, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 × इससे इसको माइनस करेंगे 8, अगले वाले में 7, अगले नेक्स्ट वाले में 6, ठीक है। आप इसके फैक्टर कर लीजिए, या 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 और × 7, और 8 को लिख लीजिए 4 × 2, और इसको आप लिख लीजिए 2 × 3। तो देखिए पेयर बना लीजिए, अब एक आपका 2 का पेयर बनेगा तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, ये 4 से 2 आ जाएगा, और एक 3 का पेयर बन जाएगा, और एक आपका 7 का पेयर बन जाएगा। तो 7 3 21, 21 × 4, यस 21 × 4 यानी कितना हो जाएगा 84,
कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना। तो 84 डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 84, एरिया जो आया था वो 84 आ गया। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, तो डेल्टा की वैल्यू आपकी आ रही है 84 और एस की वैल्यू 21 थी। आप इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम, आपका 4 टाइम्स। देखिए इससे कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी इसकी जो रेडियस होगी वो 4 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया। ठीक है, पीजीटी 2004 में पूछा गया है क्या कि इफ़ R1 R2 एंड R3 बी द रेडियाई ऑफ द एस्क्राइब, यहाँ पे एस्क्राइब का मतलब है, एस्क्राइब का मतलब होता है बहिर्व्रत। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं बहिर्व्रत, ठीक है। सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड R विद द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब। देखिए क्या बोला है उसने, एक आपको ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल की आपको क्या करना है, साइड को जो आप एक्सटेंड करेंगे, उसकी साइड्स को एक्सटेंड करेंगे तो आपको 3 सर्कल्स मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इफ़ R1 और जब 3 सर्कल्स मिलेंगे तो उनकी रेडियस भी होगी, तो वो 3 रेडियस होंगी। तो एक कह रहा है कि अब आप क्वेश्चन बोला कि इफ़ R1 R2 एंड R3 जो आपको ट्रायंगल है उसकी आप जो साइड्स को बढ़ाएंगे तो बाहर जो 3 ट्रायंगल्स बनेंगे उनकी जो रेडियस है वो R1 R2 R3 है। तो ये R1 R2 R3 हो गई। एंड स्मॉल आर द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब, जो उसके अंदर आप ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, देखिए मैं इस टाइप से थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ये ट्रायंगल, इसके अंदर जो आप सर्कल बनाएंगे इसको आप बोलेंगे इंस्क्राइब, और इसकी जो रेडियस है वो R है। ठीक है, अब एनी 2 साइड को आप एक्सटेंड करिए। यहाँ पर जो आप ट्रायंगल बनाएंगे इस टाइप से, एक ये बनेगा ट्रायंगल, इसकी जो रेडियस होगी वो R1 हो जाएगी। यहाँ पे आप 2 साइड्स को एक्सटेंड करिए। सपोज दैट एक आपने ये किया और एक मान लीजिए आपने ये किया, इससे एक सर्कल यहाँ पे बनेगा आपका, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सॉरी इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दिए, ये R2 जाएगी। और ऐसे ही आप इसकी एक ही साइड हो जाएगी और इसको आपने एक यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बनेगा तो वो R3 है। ये इसका क्वेश्चन का मीन्स है। ठीक है, कि R1 R2 R3 क्या है, जो आपके बाहर सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, एनी 2 साइड को एक्सटेंड करने से जो बाहर जो आपके 3 सर्कल्स बनेंगे उसकी रेडियस R1 R2 R3 है, और ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस स्मॉल r है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 - 1/R की। और देखिए आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसके आपका जो इन सर्कल है उसकी जो रेडियस वो स्मॉल r है, और जो बाहर सर्कल्स बन रहे हैं उसकी रेडियस R1 R2 और R3। इसको बहिर्व्रत और अंतःव्रत भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में अंतःव्रत और बहिर्व्रत भी बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। चलिए, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 - 1/R1। ये इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःव्रत और इसको बोलते हैं बहिर्व्रत। ठीक है, हाँ, अंतःव्रत और बहिर्व्रत। चलिए, तो इसमें मेरा आपका फॉर्मूला होता है R की वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले R = डेल्टा/S बताया था मैंने आपको, R = डेल्टा/S। ऐसे R1 का होता है डेल्टा/S - A, R2 का होता है डेल्टा/S - B, और R3 का होता है डेल्टा/S - C। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आप एक सजेशन देने की जरूरत है नहीं, वैसे सभी लोग इतने परफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बताना पड़ता है। आप सारे फॉर्मूलों को एक जगह कलेक्ट करिए। ठीक है, और उनको आप एवरी संडे को रिवाइज़ किया करिए। ठीक है, और वो फॉर्मूले रिवाइज़ करिए जिनमें आपको कन्फ्यूजन होता है, वो मत रिवाइज़ करिए जो आपको श्योर है। ठीक है, अब ये आप अपना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी को किस सेक्टर के अच्छे से आते हैं, तो वो मैं इसमें ये डिस्कस नहीं करूँगा कि आप इसके लिख लीजिए, लेकिन हाँ जितने भी हैं, और ख़ास तौर से जो आप लिखें जो सेक्टर जो सबका ही वीक होता है, जैसे आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है,
तो हाइपरबोलिक फंक्शन, देखिए जो लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं उनके लिए तो वो परफेक्ट है, लेकिन मोस्टली जो टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन करते हैं उसमें से 80% कैंडिडेट 12th लेवल तक ही पढ़ाता है। तो उसको दिक्कत ये होती है कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो 12th लेवल तक नहीं है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि उससे सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एलटी में भी आया था और टीजीटी में भी आया था, पीजी हर किसी में आ जाता है। तो आप हाइपरबोलिक फंक्शन जो ऐसे सेक्टर्स हैं, देखिए आपको अपनी वीकनेस सेल्फ देखनी ही पड़ेगी कि आपका कौन सा सेक्टर वीक है, ठीक है। कोई मेरे अलावा कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा जो पूरी मैथ्स आपको पूरी पढ़ा दे, ठीक है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि वो आपको सेल्फ ही करना होगा। सब मिसगाइड करते हैं कि मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा, कोई नहीं करा सकता। आप सिर्फ सेल्फ, देखिए आपकी हेल्प हो सकती है, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है, और ये हेल्प आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। ये ठीक है, मेरे पेड भी चलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो मेरे चला ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, मेरे पेड वीडियोस भी होते हैं, वो भी चलते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में भी कुछ पेड होंगे, लेकिन ये जो आपको मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ उसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करना है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप उसका यूज़ करिए, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए वो चीज़ भी अवेलेबल है, लेकिन जब फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल, जिसके लिए जो इसको यूज़ कर सकता है वो इसका यूज़ करिए। जिनको नीड उससे ज़्यादा की होगी उनके लिए उस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए ना कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, तो आप इसका एज मच एज पॉसिबल जैसे आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते करिए। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, जितना बार देखना उसके बाद देखिए और उस टाइप के क्वेश्चन और लगाइए, केवल देखते मत रहिए। बहुत से लोग वीडियो पॉकेट पड़ा हुआ कि हाँ जब मिला टाइम तो देख लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग इसके। तो हम लोग 1/R1 की वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, 1 डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस 1 डेल्टा और एस माइनस सी माइनस 1 डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। 3 लाइन्स की फ्रैक्शन 2 लाइन में लाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 डेल्टा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी और माइनस का ये एस। तो माइनस एस ये प्लस एस से कैंसिल हो जाएगा, 1 डेल्टा इक्वल टू एस प्लस एस 2s और ए बी सी निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी। तो 1 डेल्टा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप जानते हैं 2s होती है, 2s माइनस 2s 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 0,0, 0,π/2 एंड 0,π/6, देन द ट्रायंगल इज, और ट्रायंगल आपको बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट के प्लेस पर अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन होते, सपोज दैट, देखिए आप ऐसा समझ लीजिए एक ट्रायंगल गिवन है आपको, ये ABCBNE ट्रायंगल, इसमें गिवन है ये आपका, ये मान लीजिए 0,0 है, ये आपका 3,π/2 है और थर्ड आपको गिवन है 3,π/6 और आपसे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो सपोज करिए कि आपको बोला भी क्वेश्चन है कि पोलर, वैसे देखने में आपको लग रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट की पहचान है कि आर और थीटा की टर्म्स में होता है। तो ये देखिए आर दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है। अगर उन्होंने यहाँ पे नहीं भी गिवन होता पोलर कोऑर्डिनेट तो आपको कोऑर्डिनेट को देख के आप समझ सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये पोलर कोऑर्डिनेट ना गिवन हो के आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन होते तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप क्या करते, ए बी निकालते, बी सी निकालते और ए सी निकालते और उससे फिर आप आइडेंटिफाई कर लेते कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने 10th लेवल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए होंगे, ठीक है, या करवाते होंगे आप लोग, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए उसको। बट यहाँ पे क्या गिवन है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है। तो बस आपको इस क्वेश्चन में क्या है कि पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना आपको आना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इतना माइंड में रखिए कि जो पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं वो आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 3 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। अच्छा अब देखिए 0,0 उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कार्टेशियन और पोलर फॉर्म सेम ही है आपकी, इसको चेंज करना होगा। तो देखिए जो बी के कोऑर्डिनेट हैं आपके, बी के कोऑर्डिनेट आपको जो गिवन है 3,π/2,
ठीक है, आपको मैं बोला, आप हमेशा दिमाग में रखिए कि जो पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं उसमें क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू आर और दूसरी वैल्यू थीटा। ठीक है, अच्छा, अब जो पोलर फॉर्म आपकी गिवन है, तो आपको जो पॉइंट गिवन है इसको आप लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, कैसे आप देखो, जो लोग 11th पढ़ाते हैं उन्हें मालूम है कि आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में सपोज करते हैं, वो क्या सपोज करते हैं, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो उसी को नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं आर की वैल्यू 3 है। देखिए आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटिव अप्रोच से हमें करना है, तो हमें जितना जल्दी हो जाए, जितना शॉर्ट वे से हो जाए उतना मेथड से करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या समझना है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, फर्स्ट वैल्यू आर, सेकंड वैल्यू थीटा, और उसको आप लेट कर लेंगे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी π/2 गिवन है, और ऐसे यहाँ पर 3 और साइन π/2। ठीक है, इसको आप बस सॉल्व कर लेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 और sin 90 1 यानी 3, यानी आपका जो 3 π/2 था वो क्या हो जाएगा 0 3। ऐसे ही जो c कोऑर्डिनेट है, c कोऑर्डिनेट आपका है 3 π/6, तो ये r हो गया, ये थीटा हो गया। फिर वही r cos थीटा r sin थीटा, r की वैल्यू पुट करेंगे 3 cos π/6 और r की वैल्यू 3 और साइन π/6। ठीक है, तो 3 π/6 का मतलब हो गया 30 cos 30 की वैल्यू √3/2 और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी आपका आएगा 3√3/2 और ये आपका आएगा 3/2। ये आपके सी के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी ये आपका जो सी कोऑर्डिनेट था अब ये चेंज होके क्या हो गया, ये आपका हो गया 3√3/2 और 3/2। और आपका ये जो बी वाला कोऑर्डिनेट था, अब बी वाला जो आपका कोऑर्डिनेट था वो चेंज होके आपका आ गया 0,3। ठीक है, तो अब आप लोग आई होप आप समझ गए होंगे चेंज करना कि कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट को इजी वे में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। ठीक है, अब तो इसके बाद आप सेल्फ कर सकते हैं, आप हमने बोला आप सेल्फ ट्राई करिए इसको। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको ए बी फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बी सी फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले से, और फिर आपको क्या फाइंड करना है, ए सी आपको डिस्टेंस फार्मूले से करना है। तो आई होप इतना तो आप कर ही सकते हैं। डिस्टेंस अगर तीनों इक्वल आ जाएंगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। ठीक है, अगर इसमें एनी 2 इक्वल आ जाएंगी तो क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा। और अब सपोज करिए तीनों इक्वल डिफरेंट आ रही हैं और उसमें कोई भी जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 के साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इन तीनों में आपका आंसर आ जाएगा, बट मुझे तो मालूम है इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। आप इन तीनों को निकालेंगे, ए बी बी सी और सी ए, और तीनों की लेंथ इक्वल आएगी, उससे आपका ट्रायंगल क्या प्रूव हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये TGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि इफ एनी ट्रायंगल ABC इफ 2 cos B इज इक्वल टू A/C देन द ट्रायंगल इज, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रायंगल किस टाइप का है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन वहाँ पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट गिवन थे, उसको हमको कार्टेशियन में चेंज करके करना था। लेकिन यहाँ पे एक आपको ये रिलेशन गिवन है 2 cos B इज इक्वल टू A/C, देन दिस रिलेशन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो आपको गिवन है 2 cos B और आपका ये TGT 2005 का क्वेश्चन है, 2 cos B इक्वल टू A/C। ठीक है, 2, तो इसमें आपको कॉस रूल लगा देंगे। कॉस रूल की आपको सबको प्रॉपर्टी मालूम है। cos B का फॉर्मूला होता है A² + C² - B² / 2AC, सॉरी, इक्वल टू A/C। C से C कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, A² + C² - B² इक्वल टू A²। द ट्रांसपोज A² से A² कैंसिल, यानी यहाँ से आ गया B² इक्वल टू C², दिस एम्प्लाइज B इक्वल टू C। तो आपका ये रिजल्ट निकल के आया कि यहाँ से 2 साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, और 2 साइड्स इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका DYS4। ये आपका DYS4 के आपके 5 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं बाद में कहीं मिस कर जाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं साइड से हो गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है,
और देखिए आपको ये मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसको सॉल्व करिए क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इसके केवल यही मत सॉल्व करिए, इसके अलावा भी सॉल्व करिए। और आप अगर सॉल्व करके भेजेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी लोग काफ़ी लोग वॉच कर रहे हैं, ठीक है, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, नीचे लिखते हैं थैंक्स सर, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन उससे भी अच्छा मुझे तब लगेगा जब आप इन क्वेश्चंस को जितने आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हर किसी को 5 सॉल्व, जितना आपको 4 5 आप तो उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा हेडेक नहीं है। क्योंकि अभी जो आपका नया शिक्षा आयोग बनना था वही बना नहीं, तो हो सकता है, मुझे लगता है जो आने वाली वैकेंसी है वो पुराने से ही होगी, और पुराने का मतलब पुराने पैटर्न से ही होगी। और पुराने पैटर्न का मीन्स ये होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको पूरा मौका मिलेगा तुक्का लगाने का। तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। हाँ, अगर नया आयोग बन जाता तो मे बी उसमें पॉसिबिलिटीज़ थी कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती थी, और 30 क्वेश्चन जीएस के भी आ सकते थे, जैसे एलटी में आया था। तो वो अभी आई होप, और ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है इसको सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि नए पैटर्न से होगा। जो भी आगे आने वाली वैकेंसी है 2020 में वो 100% पुराने पैटर्न से ही होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर जैसी भी होगी आपको इन्फॉर्मेशन की प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। और वीडियो को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।